अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। आप लोग कहानियाँ भेजते हैं, मैं आपकी कहानियों को जब सुनता हूँ और उनको अपने लफ्ज़ों में जब ढाल रहा होता हूँ तो कोशिश ये होती है उस जगह पे, उस मकाम पे जहाँ पे आपने लिखा लफ्ज़ों की मदद से वहाँ मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ पहुँच के उन सारे मंज़र को जब मैं देखता हूँ, अपनी आंखें बंद करके वहाँ मैं मौजूद होता हूँ, तो वहाँ से जब वापस आता हूँ तो फिर कहानी सुनाने के लिए बैठ जाता हूँ। फिर वही जहाँ से मैं गुज़र के आया होता हूँ, उन सारे मनाज़िर को लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। इस अंदाज़ में कोशिश करता हूँ कि आइए आप लोग भी मेरे साथ उस जगह पे चलिए और अपनी आँखों से इन सारे मंज़र को देख सकें। तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कश्यफ और राजा मिन्हास। ऐसे दो प्रेमियों की दास्तान जिनकी इस प्यार की उस दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी ख्वाहिशात और बहुत बुने गए सपने हैं, वहीं पे कुछ ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी को ऐसे दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया। जब कहानी को मैं भी सुन रहा था तो हैरान रह गया। शाहजी ने ये कहानी मुझे भेजी है और किरदार, नाम उन्होंने कहा कोशिश कीजिए, फ़र्ज़ी रख लीजिए। तो मैं अपनी तरफ से ये मिलते जुलते नाम कोशिश करता हूँ, जो रियल नाम होते हैं उनसे मिलते जुलते नाम, लेकिन ये फ़र्ज़ी नाम है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि एक ऐसा क्लब जो बहुत ही खूबसूरत क्लब था, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे अपने अपने हाथों में जाम लिए गपशप भी कर रहे थे और इंतज़ार हो रहा था उस रकासा का जिसने अभी स्टेज पे आना था और अपने आज़ा की शायरी, अपने जिस्म को इस अंदाज में थरथराना था कि देखने वाली आंखें झपकना भूल जाएं। और ये वाला जो क्लब था, मशहूर था कि यहाँ पे एलीट क्लास के लोग ही आते थे, वो लोग ही आते थे जो अमीर फैमिलियों से होते थे, क्योंकि गरीब अंदर जो कुछ भी मौजूद था उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वही चीज़ें उनको बाहर सस्ती मिलती थी और इस तरह के जो क्लब बनाए जाते हैं वो स्पेशली अमीरों के लिए होते ही इसलिए हैं कि उनकी तमाम चीज़ों से जो प्राइस होती है डबल से भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में दरवाज़ा खुला, किसी की भी नज़र दरवाज़ा खुलने की तरफ नहीं गई, क्योंकि तमाम लोग अपनी अपनी निगाहों को एक दफ़ा फिर से उस स्टेज की तरफ देख लेते थे जिसके ऊपर अभी कपड़ा पड़ा हुआ था। और कुछ देर के बाद वो रकासा जिसकी दूर दूर तक तारीफ़ें फैल चुकी थी, चंद दिन ही हुए थे उसको आए हुए, लेकिन उसकी हुस्न, उसका थरकता हुआ बदन, आज़ा की शायरी यानी कि रक्स ऐसा था कि लोग थे कि खींचे चले आते थे। वहीं पे लोगों की निगाहों का मरकज़ थी कश्यफ, इंतहाई हसीनो जमील। उसके चेहरे को ही देख के लगता था कि किसी बहुत बड़े अमीर बाप की बेटी है। उसके चेहरे के एक फेस कट्स ही बताते थे दौलत में पढ़ी बड़ी है। उसका लिबास इतना भड़कीला और कीमती था, अक्कासी था कि बहुत रिच फैमिली से है। वो जो उस रकासा को देखने आए थे वो कन अखियों से कश्यफ को भी देखते थे। रकासा तो पता नहीं कैसी हो जो अभी सामने आएगी, लेकिन ये जो शख्सियत बैठी है, ये जो खातून बैठी है, ये तो कमाल ही हसीनो जमील है। ऐसी हसीनो जमील जिसकी तारीफ़ किए बिना आप नहीं रह सकते। तो इतने में जो दरवाज़ा खुला, अंदर कोई दाखिल हुआ, नीले कलर का उसने टू पीस पहन रखा था। जैसे ही वो दाखिल हुआ तो उसकी चाल ढाल से तो लगता था कि टू पीस तो पहन के आ गया, लेकिन असल में
यह अमीर ख़ानदान से नहीं है, ऐसी जगहों पे इसका आना जाना नहीं है, वरना जब अमीरज़ादे ऐसी जगहों पे आते हैं तो उनकी चाल ढाल ही बता देती है। आदि हैं ऐसी जगहों पे, ऐसे कॉन्फिडेंस से आते हैं। उसकी चाल ढाल बता रही थी कंफ्यूज है, निगाहें किसी को तलाश कर रही हैं और ऐसी जगहों से वाकिफ़ नहीं है, सूट बूट ज़रूर पहन के आ गया है। निगाहें घूमती घूमती जब एक तरफ निगाह गई तो सामने बैठी कश्यप ने हाथ हिलाया, जिसका मतलब था मैं यहां पे हूं। और राजा कश्यप से ही मिलने के लिए आया था। वो चलता हुआ कश्यप के सामने बैठ गया। कश्यप हमेशा से हसीन और जमील थी, लेकिन आज तो कुछ कमाल ही लग रही थी। ऐसी जैसे कोई हूर हो, ऐसे जैसे कोई कोहकाव से आई हुई परी हो। राजा उसको देखता ही रहा, यहां तक कि अपनी आंखें झपकना भूल गया। ये वही राजा था जो उससे मोहब्बत करता था। दोनों प्रेमी थे, मिलते जुलते कई टाइम हो चुके थे। इनकी मुलाकात तो यूनिवर्सिटी में हुई थी। यूनिवर्सिटी का हर लड़का ख्वाहिश रखता था कि वो कश्यप के करीब जा सके, कश्यप से हाय हेलो कर सके, लेकिन कश्यप ऐसी थी, जो भी उसकी तरफ खींचा चला जाता, जो भी उससे जाके हाय हेलो करने की कोशिश करता, वो उसको मुंह नहीं लगाती थी। और वहीं पे कश्यप ने एक शर्मीले से लड़के को देखा, सर झुकाए, इस अंदाज में चलता हुआ आ रहा था कि कश्यप को अंदाज़ा हो गया कि इसको छेड़ा जाए। डरा डरा सा है, कन्फ्यूज सा है। तो कश्यप ने शरारती अंदाज में उसके आगे से ऐसे गुजरी कि वो और ही डर गया और कश्यप मुस्कुरा पड़ी कि वाकई मैंने सही समझा था, बहुत ही शर्मीला और डरपोक किस्म का लड़का है। बस फिर क्या, मौके की तलाश में रहती वो हसीनो जमील कश्यप जिसके पीछे यूनिवर्सिटी के लड़के पागलों की तरह फिरते थे, वो ढूंढती थी उस शर्मीले से लड़के को कि कहीं उसे टाकरा हो और उससे वो कोई छेड़खानी करके उसको मजीद डरा सके। और यूं उसको ढूंढते डराते कब एक दूसरे से दोनों टकरा गए कि उस शर्मीला लड़के ने भी अपनी आंखें उठा के कश्यप को देख लिया। लेकिन उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे उसने जिंदगी में किसी लड़की को आंखें उठा के इस तरह पहली दफा देखने हैं। देखने का अंदाज ही ऐसे था जैसे कभी भी आंखें उठा नहीं सका, पहली दफ़ा ही किसी लड़की को देख रहा है और ऐसा पागलों की तरह, बेवकूफ़ बोंगों की तरह देख रहा था कि वो खिलखिला के मुस्कुरा पड़ी और बोली, क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी पहली क्या? तो साथ ही वो छीम सा गया, अजीब सा हो गया कि ये मैंने किस अंदाज में उसको घूरा है कि वो मुझसे पूछ रही है कि क्या कभी ज़िंदगी में पहले किसी लड़की को नहीं देखा। तो जल्दी से शर्मा के सॉरी कह के निकलने लगा तो फिर से रास्ते में खड़ी हो गई। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिन्हास है। मिन्हास? क्या? फिर से बोलो। मिन्हास? मिन्हास है तुम्हारा नाम? अच्छा, तुम्हारा नाम मिन्हास है। पूरा नाम बताओ। राजा मिन्हास। उसने कहा अच्छा, तुम्हारा नाम राजा मिन्हास है, ओके। और इस तरह यूं बातों का सिलसिला यूं चला कि फिर वो शर्मीला सा लड़का भी कश्यप से बातें करते करते कब उसके दिल में भी कश्यप के लिए मोहब्बत जागी वो खुद नहीं जानता था। कश्यप तो पूरे यूनिवर्सिटी में ऐसी लड़की थी जिस पे हर लड़का जान देने को तैयार था, लेकिन वो लड़की एक ऐसे लड़के को दिल दे बैठी जो ना बहुत ज़्यादा हसीन व जमील था, ना ही कुछ खाते पीते घर से था। एक ऐसे घर से था जो बड़ी मुश्किलों से उसको पैसे भेजते थे और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। दिल तो कहते हैं किसी जानवर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पे भी आ जाता है और शायद देखने वाली आंखें यहीं कहती थी कहाँ वो हूर और कहाँ ये लंगूर। दिल दिल है, किसी पे भी आ जाता है। यूं कश्यप उस लंगूर को, उस राजा को दिल दे बैठी और बस मुलाकातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मोहब्बत जब बदल जाए तो फिर बाहों में बाहें डालना, घुल मिल जाना, ये भी एक मोहब्बत का तर्ज अमल है। यूं वो एक दिल दो जान, एक जिस्म दो जान जो लफ्ज़ कहा जाता है, इस तरह वो हो गए कि वो एक हो गए। अब दोनों के अंदर ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द शादी कर सके। यूनिवर्सिटी का दौर भी बहुत ही खूबसूरत दौर होता है, कब पता ही नहीं लगता कब ख़त्म हो गया, और जब ख़त्म होता है तो अब एहसास होता है प्रैक्टिकली ज़िंदगी की तरफ जाना है और वक्त का पता ही नहीं लगा। आज इसीलिए कश्यप बैठी थी
उसका इंतज़ार कर रही थी। वही राजा जो आज उसको इस अंदाज में देख रहा था जैसे पहली दफ़ा देख रहा हो, जबकि वो कई दफ़ा इकट्ठे मिल चुके थे, बैठ चुके थे, खा चुके थे, मियाँ बीवी की तरह भी रहते थे। तो कश्यप ने उससे कहा, कैसे हो राजा? उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो कश्यप? उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें पता है मैंने आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? उसने एक तरफ पूरी जगह को देखा और कहा, नहीं, मैं नहीं जानता तुमने मुझे क्यों बुलाया है। राजा, बात सिर्फ आज ये है कि मेरा बाप मेरी शादी करना चाहता है, और तुम्हें पता है कि हम दोनों कब से ये अहद कर चुके हैं, जीना मरना साथ है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और आज फाइनल तुमसे जवाब लेने के लिए मैंने तुम्हें यहीं पे बुलाया है। बताओ कब करनी है मुझसे शादी? राजा ने कहा, मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब क्या? उसने कहा, यही कि अब तुम्हें डिसीजन लेना होगा, मुझे डेट बतानी होगी। मेरे पापा मेरी शादी करना चाहते हैं, वो अपने जैसे किसी बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे से मेरी शादी कर देंगे, तो मेरे उन ख्वाबों का, अरमानों का क्या होगा जो मैंने तुम्हारे साथ देखे हैं? मैं थक गई हूं, मुझे आज फाइनल डेट चाहिए। कश्यप, तुम जानती हो कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। अभी तो मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं कि तुम्हें किसी अच्छे घर में रख सकूं। मैं तुम्हारे साथ निकाह कर भी लूं तो तुम्हें रखूंगा कहाँ पे? तुम्हें अच्छा खिलाना पिलाना, तुम्हारे महंगे कपड़े, ये सारा कुछ मैं कहाँ से तुम्हें दे सकूंगा? कश्यप बोली, तुम मुझसे निकाह तो करो, सब कुछ हो जाएगा। कश्यप, कैसे होगा? मैं तो अभी वालदैन के खर्चों पे पल रहा हूं, मैं तो इतना काबिल भी नहीं हो सका कि अपना खर्चा उठा सकूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम मुझसे करती हो, लेकिन मैं जब प्रैक्टिकली देखता हूं तो अभी तो मैं कुछ बन ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया, तो कैसे मैं शादी कर लूं? राजा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रही हूं, कल फलां जगह पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे तुम्हें कल बताना होगा, हां या ना में, कि तुम मेरे साथ निकाह कर रहे हो या नहीं। बस अभी मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना। कश्यप, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, तुम बहुत बुज़दिल इंसान हो। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने एक बुज़दिल शख्स से शादी करने का सोचा है, बुज़दिल शख्स को लाइफ पार्टनर बनाने का सोचा है। तुम इतना फैसला भी नहीं कर सकते? फिर से कह रही हूं, कल फलां जगह पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम मुझे आप बताओगे कब मुझसे शादी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वरना तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म। और उसके बाद वो गुस्से से उठी, पांव पटकती हुई बाहर चली गई। राजा अंदर बैठा इर्द गिर्द के माहौल को देख रहा था, सब अपनी बातों में इन्वॉल्व थे। वो ये देखना चाह रहा था किसी ने उसको इस तरह गुस्से से जाता हुआ देखा तो नहीं, जो मेरी बेइज्जती हुई है उसको किसी ने देखा तो नहीं। तब उसको एहसास हुआ कि यहाँ पे बैठा हर शख्स अपनी अपनी मस्ती में मगन है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। और गुस्से से चलती हुई कश्यप जब बाहर पहुंची तो सामने देखा गाड़ी ही नहीं है, ड्राइवर गाड़ी लेके शायद कहीं निकल चुका था। उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये कहाँ गया। पहले ही उसको गुस्से से बुरा हाल था, ये सोचते हुए कि मैं गुस्से में शायद उसको क्या कह आई हूँ, ना मर्द कह आई हूँ, मुझे उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं शायद बहुत ज़्यादा आज कह आई हूँ, बहुत ज़्यादा बोला ही हूँ। उसको शर्मिंदगी भी हो रही थी, लेकिन जब उसने देखा सामने ड्राइवर ही नहीं है तो उसको और गुस्सा आ गया। उसने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और पूछा ड्राइवर से, फजलू कहाँ पे हो? मैंने कहा, बीबी मैं चाय पीने के लिए होटल पे आ गया था, मैं अभी अभी पहुंच रहा हूं। उसने कहा, फौरन से पहले पहुंचो यहां पे। और फजलू जो चाय पी रहा था या कहां था, गाड़ी दौड़ाता हुआ कश्यप के पास पहुंच गया। उसको अंदाजा हो गया था बाद से ही छोटी मैडम का आज मूड अच्छा नहीं है। वो जल्दी से पहुंचा, उसने दरवाज़ा खोला और कश्यप दरवाज़ा खोलकर बैठ गया और कहा, फौरी तौर पे घर चलो। वो पीछे सर ड्राइविंग सीट जो थी, ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे उसने अपना सर, आंखें बंद की और अपना सर पीछे वाली सीट के साथ लगा लिया। वो बहुत कुछ सोचना चाहती थी। कैसा खूबसूरत सफ़र था जो उसने राजा के साथ गुजारा था। वो यूनिवर्सिटी का टाइम जो पलक झपकते ही गुजर गया था। लोग तो कहते हैं सालों का सफ़र था, उसको लगता था कुछ ही दिनों की बात थी।
और आज ज़िंदगी के उस मोड़ पे आके खड़े हो गए थे कि फ़ैसला करना था, शादी करनी है। बाप बहुत, डैडी उसको बार बार कह रहे थे, बस अपने लिए लड़का पसंद करो, मुझे तुम्हारी शादी करनी है। गाड़ी तेज़ी से चली जा रही थी क्योंकि उसका मूड ऑफ था और ड्राइवर को पता था कि मैंने अगर थोड़ी सी भी गाड़ी स्लो की, लेट की तो और मूड ख़राब हो जाएगा। वो गाड़ी को दौड़ाता हुआ जा रहा था, यहाँ तक कि उस रश वाली जगह से गाड़ी निकल के एक ऐसे वीराने की तरफ आ चुकी थी जहाँ पे साइडों पे दरख्त बने हुए थे। ये एक ऐसा रोड था जहाँ पे रश बहुत कम होता था। वो नहीं जानती थी गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। वो अपनी सोचों में गुम, आंखें बंद किए पीछे वाली सीट से टेक लगाए बैठी थी कि उसी वक्त उसको ऐसा झटका सा लगा जैसे गाड़ी लड़खड़ाई हो। एक आवाज़ पैदा हुई थी बोनेट के ऊपर, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़ोर से लगी हो। क्या चीज़ लगी थी वो नहीं जानती थी, उसने आंखें बंद की हुई थी। आवाज़ कानों ने ज़रूर सुन ली थी। ज़ोर से उसी चीज़ के टकराने की वजह से जो बोनेट से टकराई थी उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन अभी ड्राइवर था कि गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा था। जो तेज़ रफ्तार गाड़ी वो चला रहा था और उस चीज़ के टकराने की वजह से अब गाड़ी लड़खड़ा रही थी और उसके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और ये सब कुछ इतना पलक झपकते में हुआ कि उसको भी कुछ समझ ना आया कि ये क्या हो रहा है। ड्राइवर ने गाड़ी को जितना भी संभालने की कोशिश की, उसके बावजूद सड़क के किनारे लगे दरख्त के साथ गाड़ी ज़ोर से टकरा गई। इतनी ज़ोर से टकराई, पहले ही गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी कि ड्राइवर का सर स्टीयरिंग के अंदर ज़ोर से जाके लगा और पीछे बैठी कशफ का सर भी ड्राइविंग सीट के साथ लगा, क्योंकि उसी के पीछे बैठी थी। जैसे ही गाड़ी दरख्त के साथ टकराई, ड्राइवर और कशफ बेहोशी की हालत में चले गए। दिमाग बंद हो जाता है। थोड़ी देर के बाद कशफ को ऐसे लगा वो नींद में है और गहरी नींद से जाग रही है। उसने आंखें ऐसे हल्की हल्की खोली तो उसके नाक के अंदर एक स्मेल सी आई, जैसे पेट्रोल की स्मेल आती है। और जैसे जैसे वो आंखें खोलती जा रही तो उसको एहसास हो रहा था वो गाड़ी के अंदर है और गाड़ी टकरा चुकी है दरख्त के साथ। शायद वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए बेहोश हो गई थी और गाड़ी के अंदर पेट्रोल की बू आ रही है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी टकराने की वजह से पेट्रोल लीक हो रहा है और पेट्रोल कहीं बह रहा है। जैसे ही दिमाग कुछ होश में आया, सोचने समझने की सलाहियत में आया, तो फौरी तौर पर अपनी जगह से उठी। देखा ड्राइवर अभी तक ड्राइविंग सीट पे उसी स्टीयरिंग के ऊपर सर झुकाए पड़ा हुआ है। फौरन आगे हुई, उसको कंधे से पकड़ के झंझोड़ा, फजलू फजलू होश में आओ, फजलू फजलू। उसको हिलाने से ही अंदाज़ा हुआ जैसे या तो वो बेहोश हो चुका है या उसकी रूह परवाज़ कर चुकी है, वो मर चुका है। एक छोटी सी मिस्टेक होगी, मैं वापस चलता हूँ। जब वो बाहर निकली और उसने फजलू को फ़ोन किया कि कहाँ हो, उसने कहा बीबी साहबा मैं चाय पी रहा हूँ, अभी आता हूँ। तो उसी लम्हे उसके सामने एक फ़कीर आया, सब्ज़ चुगा पहने हुए फ़कीर, बाल उजड़े हुए, बड़ी सी दाढ़ी उजड़ी हुई, मैला कुचेला सा। इस तरह का मैला कुचेला नहीं कि बदबू आए या उसे, नहीं, मतलब ऐसा कि लगता था कि बालों को सुलझाया नहीं गया, लट्ठों को भी सुलझाया नहीं गया, लेकिन साफ सुथरा सा था। आके उसने देखा कशफ की आंखों में और कहा बहुत भूखा हूं, कुछ खाना है, कुछ खाने को दो। सवाली का अंदाज ही अजीब सा था। वो पहले गुस्से में थी, मूड ऑफ था, लेकिन सवाली ने आगे हाथ फैला के सवाल किया था, भूखा हूं, कुछ खाना चाहता हूं। तो उसके बावजूद वो गुस्से में भी थी। उसने अपना पर्स खोला और बड़े बड़े नोट निकाल के सवाली के हाथ में रख दिए, क्योंकि सामने ड्राइवर आ चुका था। कितने बड़े नोट थे, जिसको देखते ही उस सवाली, उस फ़कीर की आंखों में एक चमक पैदा हुई। उसने नोटों को देखा और उस लड़की को देखा जो तेज़ी से चलती हुई अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। वो बोला, ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात आएंगी बेटा, बस बच्चा हिदायत पे रहना, अल्लाह तुमसे राज़ी हो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को आसान करे। इस तरह की अजीबो गरीब वो दुआएं दे रहा था जिसको वो नहीं सुन पा रही थी। वो जाके गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन वो ये दुआ दे रहा था, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों परेशानियों को दूर करे, तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये दुआ दे के चला गया। फिर उसके बाद वो पहुंची और जिस तरह मैंने कहा वहीं पहुंचते हैं। और जब वो गाड़ी के अंदर उसने हिलाया अपने ड्राइवर को और ड्राइवर नहीं हिलाया, या तो वो बेहोश था या मर चुका था। उसको अंदाज़ा था मैं निकलूं और बाहर जल्दी से निकलूं, कहीं गाड़ी में
आग ना लग जाए, क्योंकि पेट्रोल लीक हो रहा था। फौरी तौर पे उसने गेट खोला और गेट खोल के बाहर आ गई। वो दौड़ने वाले अंदाज में तकरीबन रोड से 8-9 कदम ही आगे गई होगी कि एकदम से धुज़ की आवाज़ आई और पूरी गाड़ी जो दरख्त के साथ टकराई हुई थी उसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया। और जैसे ही गाड़ी आग की लपेट में आई तो सिर्फ शोले गाड़ी से नहीं निकल रहे थे, उसी आग ने एकदम देखते ही देखते वो जो सूखा सा दरख्त था जिसको गाड़ी ने जाके हिट किया था, उस दरख्त को भी आग लग गई। और ऐसे आग लगी जैसे उस दरख्त पे किसने पेट्रोल छिड़क दिया हो। देखते ही देखते ऊपर तक उस दरख्त को आग लग गई। वो अभी 8-9 कदम ही चली थी कि पीछे आवाज आई और जैसे उसने मुड़ के देखा तो पीछे गाड़ी आग की लपेट में थी और वो दरख्त भी आग की लपेट में था। उसी लम्हे उसके कानों ने एक आवाज सुनी जैसे कोई जोर से सीटी बजाता है। जैसे ही सीटी बजने की आवाज आई तो साथ ही ऐसी चीखो पुकार शुरू हो गई जैसे कोई शदीद तकलीफ में हो। इतनी तकलीफ में जब किसी को काटा जा रहा हो, ज़िब्हा किया जा रहा हो और उसकी चीखें निकल रही हों, किसी के जिस्म में ज़ोर ज़ोर से कट लगाए जा रहे हों और वो तकलीफ़ से जिस तरह चीखो पुकार कर रहा हो, ऐसे बहुत सी औरतों, बच्चों और मर्दों की चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी जो शदीद तकलीफ़ में हों या उनके बदन जल रहे हों या काटे जा रहे हों। ऐसी करब और ऐसी दर्दनाक तकलीफ़ की आवाज़ें और चीखें निकल रही थी। वो एक अपनी जगह पे खड़ी हुई साकित सी हो गई, मुजस्सम सी हो गई कि ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, ये मेरे ड्राइवर की तो नहीं हो सकती। ड्राइवर भी उसी गाड़ी में था जिसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन ड्राइवर तो मर चुका था। अगर वो बेहोश भी था तो उसकी चीखने की आवाज़ें नहीं हैं, ये तो औरतों, मर्दों और बच्चों की भी हैं और बहुत कर्ब और तकलीफ़ की हैं। तो उसी लम्हे उसने देखा जिस दरख्त को आग लगी थी उसी दरख्त से कुछ धुएं से निकले, ऐसे धुएं बाहर निकले जैसे वो इंसान का धुआं हो। उन धुएं ने, जैसे इंसान का साया होता है, वो धुआं बिल्कुल इंसान की शेप, इंसान की बिल्कुल इंसान की तरह का धुआं बना और थोड़ा सा ऊपर गया, गायब हो गया। और उसको महसूस हुआ ये जो चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है ये उन धुओं से आ रही है। वो जो इंसानी रूप के धुएं बन रहे हैं, इंसान की तरह रूप धारते हैं, मतलब रहता धुआं ही है। उस धुएं की शेप जो बनती है वो इंसान की तरह बनती है और वो गायब हो जाता है। अजीब सा एक इंसानी साया सा निकलता है, शैडो सा निकलता है, इंसान की तरह का शैडो, और गायब हो जाता है। उसने 3-4 ऐसे शैडो देखे और गायब हो गए। चीखो पुकार अभी तक जारी थी कि फिर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। दज़, ये किस चीज़ की आवाज़ थी वो नहीं सुन सकी, लेकिन इतनी इस आवाज़ के अंदर एक ऐसी लहर पैदा हुई, इतनी ज़ोरदार लहर पैदा हुई, उस लहर ने आके जैसे ही कश्यप के साथ टक्कर खाई, कश्यप भी उड़ती हुई अपनी जिस जगह पे खड़ी हुई थी उसे 2-3 कदम उड़ती हुई नीचे जाके गिरी, सर ज़मीन पे लगा, साथ ही बेहोश हो गई। उस आवाज़ से, वो जो एक ज़ोरदार आवाज़ आई थी, उसकी वेव, उसके अंदर से ऐसी लहरें पैदा हुई थी कि इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें थी उसको उड़ाते हुए दूर ले गई थी। और ऐसे ही कश्यप भी उड़ती हुई गिर चुकी थी। कश्यप ने जब आंख खोली तो उसको लगा वो काफ़ी दिनों के बाद जाग रही है। वो पहाड़ों में है, टकराती फिर रही है, अजीबो गरीब सी आवाज़ें हैं, गुरगुराहट है, जैसे कुछ ज़लज़ला सा आ रहा है, कोई बहुत बड़ी मशीनरी सी चल रही है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, चीखो पुकार हो रही है, कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है, ये क्या है, कैसा शोर है, ये क्या है। इस तरह सोचते सोचते उसने आंखें खोल दी। उसका दिमाग ऐसा कुछ सोच रहा था, अजीबो गरीब सा हो रहा था। जब उसने आंखें खोली, मैं बेहोश थी, ये आवाज़ें बेहोशी में मुझे आ रही थी, ये मैं कहाँ हूँ। उसने देखा सामने पर्दे लगे हुए हैं और जिस बेड पे वो लेटी है वो कहीं और का नहीं, किसी अस्पताल का बिस्तर है और कोई अस्पताल का प्राइवेट रूम है जिसमें उसको दाखिल करा दिया गया है। लेकिन मेरे मामा पापा कहाँ हैं? अगर मैं अस्पताल में आ गई हूँ तो मेरे मामा पापा कहाँ हैं? मैं अस्पताल में क्यों हूँ? साथ ही उसको सारे मंजर याद आने लगे, कैसे वो राजा मिन्हास से मिलके आई थी, कैसे उसकी गाड़ी की टक्कर हुई थी, कैसे उसने शोले निकलते देखे थे, चीखो पुकार सुनी थी, ह्योले निकलते हुए देखे थे, और कैसे आखिर में वो
उड़ी थी और बेहोश हो गई। वो सारा मंजर जब उसके सामने आया तब उसको याद आया कि मैं तो बेहोश हो गई थी, इसका मतलब है मेरे मामा पापा, मेरे घर वाले मुझे यहाँ अस्पताल में ले आए, लेकिन मेरे मामा पापा कहाँ हैं? सर घुमाते घुमाते अपने उसने उल्टी साइड पे देखा तो उल्टी साइड पे एक बिस्तर था। उस बिस्तर पे एक सफ़ेद चादर ओढ़े कोई लेटी या लेटा था। अंदाज इस तरह का था जैसे कोई मर जाता है तो उसके मुंह पे भी इस तरह चादर सफ़ेद डाल दी जाती है जैसे कोई मुर्दा हो। वो एकदम हैरान हुई, मैं तो एक प्राइवेट रूम में हूँ, मेरे मामा पापा अमीर हैं, उन्होंने मुझे प्राइवेट रूम में अस्पताल में एडमिट किया होगा, क्या ये कौन है मेरे साथ? ये कौन लेटा? ये तो लेटा भी इस अंदाज में है जैसे कोई मुर्दा हो। उसके ऊपर सफ़ेद चादर भी ऐसे डाली गई थी जैसे मुर्दों पे डाली जाती है। उसको घूर रही थी, समझ कुछ भी नहीं आ रहा था कि चादर ने उस मुर्दे के मुंह से सिरकना शुरू कर दिया, हटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो चादर उस मुर्दे के मुंह से नीचे सिरक रही थी, हटती जा रही थी। तभी हटते 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 जो सामने चेहरा आया तो उसकी रूह तक कांप गई। वो अपने बिस्तर पे लेटी लेटी उसके ऊपर लर्जा सा तारी हो गया। वो जिस मुर्दे के ऊपर कफन था और कफन मुंह से खुद ब खुद हटा था, वो मुर्दा कोई और नहीं, उसका ड्राइवर फजलू था, जो आखिरी दफ़ा उसने देखा था आग के शोलों में जलते हुए, जो यकीनन मर चुका था। ये वही मुर्दा था। लेकिन साथ ही उसने देखा कफन जैसे हुई उसके मुंह से हटा तो आहिस्ता आहिस्ता उस मुर्दे ने अपनी जगह से उठना शुरू कर दिया और उठते उठते उठकर वो बैठ गया। और जैसे ही वो उठ के बैठ गया तो उसके बाद उसने घूमना शुरू किया और उसका मुंह घूमते घूमते कश्यप की तरफ आ गया। तो उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं, क्योंकि वो जो शख्स ड्राइवर मर चुका था इस वक्त उसकी आंखों के अंदर गड्ढे थे, उसके अंदर बड़े बड़े सफ़ेद रंग के कीड़े पड़े हुए थे। उसकी आंखों के अंदर कीड़े ही कीड़े थे और जब वो उठ रहा था तो उसकी आंखों से कीड़े नीचे गिर रहे थे, उसके कानों से भी कीड़े नीचे गिर रहे थे। और जब उसने कश्यप की तरफ मुंह करके देखा तो उसके बाद वो मुस्कराया, उसने अपना मुंह खोला। जैसे ही उसने मुंह खोला उसके मुंह के अंदर भी कीड़ों से उसका मुंह भरा हुआ था, बहुत ही भयानक था वो। उसका चेहरा जला हुआ था और जलने के बाद कीड़ों से भर गया था। उसके मुंह के अंदर भी कीड़े थे। जब उसने कश्यप को देख के मुस्कुराया तो उसके मुंह में जो कीड़े थे वो नीचे गिरना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह से इस अंदाज में उठ रहा था कि हाथ इस अंदाज में सीधे कर रहा था कि वो उठ के कश्यप की तरफ बढ़ने लगा है। और जैसे ही वो उठ रहा था उसके हाथ ऐसे उठ रहे थे तो उसके बाजुओं से भी कीड़े गुजर रहे थे। एक लड़की के लिए इससे भयानक मंजर क्या हो सकता है कि उसने देखा वो मुर्दा जला हुआ उसकी तरफ आ रहा है जो कीड़ों से भरा हुआ है और उसके जिस्म पे कीड़े ही कीड़े हैं। तो जो चीख उसने मारी थी, जो उसके अंदर से चीखें निकल रही थी, वो ज़ारो कतार चीखें ने मारना शुरू हो गई। और चीखें मारते मारते एकदम से उसको झटका लगा और वो बेहोश हो गई। जब उसको दोबारा होश आया, उसकी आंख खोली तो फिर से उसको एक दफ़ा वही मंजर, सारे पत्थर गिर रहे हैं, शोर हो रहा है, इंसान है, आबशारें बहुत ज़ोर शोर से बह रही हैं, शां 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 ट्रेनें चली, अजीब सा कुछ शोर था। और उसने आंखें खोल दी, फिर से वही मंजर, ये तो अस्पताल है। ओह, मैंने अभी क्या देखा था? मैंने अभी इधर देखा था ड्राइवर, वो मेरी तरफ आ रहा था। उसने डरते डरते ड्राइवर की तरफ देखा, बिस्तर खाली था, कोई भी नहीं था। तभी उसकी वालदा की आवाज़ आई, मेरी बेटी को होश आ गया। जल्दी से उसने मुड़ के देखा तो सामने उसकी मामा पापा खड़े हुए थे। माँ, जिसका नाम अंबर था, वो भागती हुई बेटी की तरफ आई, मेरी शुक्र है मेरी बेटी को होश आ गया। मेरी बेटी कैसी है अब, कैसा फील कर रही हो? तभी उसने देखा मामा पापा जैसे ही उसकी तरफ भाग के आए तो पीछे से एक इंस्पेक्टर भी चलता हुआ आ गया और उसने कहा, मैम, अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो मुझे आपसे पूछना है, वो जो हादसा आया था वो कैसे पेश आया था? क्या आपके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी या क्या हुआ था? मेरी ख्वाहिश है आप अगर बेहतर महसूस करें तो पुलिस के साथ ताउन कीजिए। उसने अपनी माँ से कहा, मेरा अभी सर फट रहा है, मैं अभी बोल नहीं पा रही।
इनको अभी भेज दीजिए, मैं सब बाद में बता दूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना, अभी मेरे सर में शदीद दर्द है। वो उलझी हुई थी वो लड़की के साथ, जिस तरह का वाकया हुआ था ज़िंदगी में वो सोच भी नहीं सकती थी उसके साथ क्या हो गया है। साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी माँ अंबर मुड़ी और उसके तरफ कहा, इंस्पेक्टर से प्लीज़ अभी मेरी बेटी को रेस्ट करने दीजिए। साथ ही डॉक्टर भी अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा क्या हुआ, इनको होश आ गया? उन्होंने कहा जी इन्होंने अभी आंखें खोली थी लेकिन फिर कह रही मेरे सर में दर्द है। अब लोग सारे बाहर चलिए, डॉक्टर ने कहा अभी हमें इनको रेस्ट करने देना चाहिए, हमें इसका चेकअप करना। और यूँ डॉक्टर ने सबको बाहर निकाल दिया। वो सो चुकी थी, डॉक्टर चाहते थे कि अभी वो सो जाए, अभी उसको मज़ीद नींद लेनी चाहिए, उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी। फिर उसको होश आया, वो अस्पताल में रही। फिर तो कोई भयानक सपना, ख्वाब, वहम या कुछ भी नहीं था। हाँ, वो वाक़या बार बार उसको याद आता था जो उसने चीखों पुकार सुनी थी और अजीब सा दरख्तों से निकलते हुए ह्योलों को देखा था, सायों को देखा था। खैर वो अपने घर पहुंच गई। इंस्पेक्टर आया और आके उससे पूछा तो उसने बताया कि मैंने सिर्फ गाड़ी के बोनेट से किसी चीज़ को टकराने की आवाज़ सुनी थी, देख नहीं सकी वो क्या चीज़ टकराई थी। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा था जो तेज़ रफ्तार होने की वजह से उसके आउट ऑफ कंट्रोल हुई और जाकर दरख्त से टकरा गई। मैं पहले सो रही थी इसलिए मैं टकराने वाली चीज़ को नहीं देख सकी। मैं जब होश में आई तो गाड़ी में पेट्रोल की स्मेल आ रही थी। मैंने ड्राइवर को उठाने की कोशिश की, वो बेहोश। उसने सारा बता दिया और उसने बता दिया, यहाँ तक बताया कि जब मैं बाहर निकली तो गाड़ी को आग लग गई। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। दरख्त पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसने नहीं बताया। जब सारे चले गए, अपने कमरे में छत को तक रही थी, वो सारे मंजर को याद कर रही थी। वो जो मंजर उसने सारे देखे थे वो क्या भयानक मंजर था, वो क्या सब था, वो बार बार सोचे जा रही थी, परेशान हुए जा रही थी कि उसी वक्त उसने देखा छत के ऊपर कहीं से चलती हुई एक छोटी सी मकड़ी है जो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिल्कुल छत के दरमियान में आ गई है। और जैसे ही दरमियान में आई है उसने देखा है वही मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होनी शुरू हो गई है और बड़ी होते 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 इतनी बड़ी हो गई है जितना एक गिलास का साइज होता है, जो शीशे का गिलास होता है उतनी साइज की वो बड़ी हो गई है। और वो मुसलसल उसको देखे जा रही थी, ये क्या है, किस तरह ये बड़ी हुई है, ये मकड़ी नहीं हो सकती, क्या ये मेरी आंखों का वहम है, ये धोखा है, क्या मैं नींद में हूं? फिर से वो इधर उधर देखना शुरू हो गई। उसको याद आया अभी इंस्पेक्टर आया था, मैंने उसको बयान दिया था मैं जाग रही हूं, मैं नींद में नहीं हूं, ये मेरा घर है। लेकिन पहले भी मेरे साथ हुआ था, मैंने मुर्दे को देखा था, वो मुंह से उसके कीड़े निकल रहे थे। तो वो क्या था? नहीं, ये अभी वहम है। वो अपने आप से इस तरह सोच रही थी, नहीं ख्वाब है, ये हकीकत है, ये क्या है? वो इन्हीं बातों में उलझ रही थी। आंखें मुसलसल उसी मकड़ी को देखे जा रही थी कि मकड़ी ने छलांग लगाई, सीधी उसके मुंह के ऊपर आ गई। वो चीख मारने वाली थी, वो डर रही थी, वो यकीन कर चुकी थी कि ये वहम नहीं है, ये ख्वाब नहीं है, खुली आंखों से मैं हकीकत है जो देख रही हूं, ये मकड़ी ही है जो मेरे सामने है। और डर के वो जैसे ही चीख मारने लगी, मकड़ी ने उसी लम्हे छलांग लगाई और सीधी उसके मुंह पे इस अंदाज में होंठों पे आई कि अपनी टांगों से उसके होंठों को जकड़ लिया। चीख तो उसने मारी थी लेकिन घुटी घुटी चीख, इस अंदाज की घुटी घुटी चीख थी कि आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मकड़ी ने उसके होंठों को जकड़ लिया था। दोनों मियाँ बीवी अंबर और उसका शौहर परेशान थे कि बेटी के साथ जो वाक़या हुआ है वो अभी बहुत डिस्टर्ब थे कि ये क्या हो गया। वो इसी बारे में सोच रहे थे, एक दूसरे के साथ मशवरा कर रहे थे। काफ़ी देर से वो बैठे हुए थे तो उसने कहा अभी काफ़ी देर हो गई है, इंस्पेक्टर को भी कहे हुए, वो सो गई होगी, अब उठ चुकी होगी, जाओ 2-3 घंटे हो गए हैं, अंदर ज़रा शाम हो रही, रात होने वाली है, चक्कर लगा के आओ, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। नौकर चाकर घर में होने के बावजूद माँ की ख्वाहिश थी वो अपनी बेटी की खुद देखभाल करे। तो शौहर कह रहा था अंबर से जाओ बेटी को देख के आओ कश्यप को। दोनों बहुत ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते थे क्योंकि उनकी एक ही औलाद थी और वो थी कश्यप। उन्हीं के लिए वो बेटा भी थी और वो बेटी भी थी। अंबर चलती हुई बेटी के कमरे में दाखिल हुई। आहिस्ता से उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, इतनी आहिस्ता आहिस्ता कि बेटी अगर सो रही हो तो वो जाग ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसने दरवाज़ा खोल के जैसे ही
अंदर वो दाखिल हुई तो अंदर का मंजर इंतहाई, जिस्म में चूंटियां रेंगने लग गई, इंतहाई खौफनाक मंजर था। बेटी का जिस्म ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो हरकत करना चाह रही है लेकिन हरकत नहीं कर पा रही, हल्की हल्की हिल ज़रूर रही है, लेकिन उसके मुंह के ऊपर बैठी हुई एक गिलास जितनी बड़ी मकड़ी है जिसने उसके मुंह को इस तरह जकड़ा हुआ है कि वो चीख मारना चाह रही है, किसी को मदद के लिए पुकारना चाह रही है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ हूँ 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 की अजीब सी आवाज़ें निकल पा रही हैं। वो किसी को मदद के लिए पुकार तक भी नहीं पा रही। तो माँ तेज़ी से भागती हुई बेटी के पास गई और को हाथ मार के हटाने के लिए जैसे ही उस मकड़ी को हाथ लगाया तो माँ के मुंह से एक खौफनाक किस्म की चीख निकल गई, क्योंकि वो मकड़ी को हाथ लगाना नहीं था, ऐसा लगता था कि हाथ सीधा आग के अंदर चला गया हो, आग के अंदर हाथ रख दिया हो, हाथ जल सा गया हो। इतनी तपिश थी आग की, इतनी तपिश थी उस मकड़ी के जिस्म से निकलने वाली हरारत की कि उसके मुंह से शदीद चीख निकल गई, जैसे हाथ जल सा गया हो। जला नहीं था, तकलीफ जलने से भी ज़्यादा की थी। तभी वो समझ गई कि ये मकड़ी नहीं कुछ और है। वो अपने शौहर को मदद के लिए बुलाने के लिए तेज़ी से चीखती हुई बाहर भागी। शौहर जो बाहर मौजूद थे अब वो शायद जा चुके थे, और जैसे ही वो भागती हुई आगे की तरफ जा रही थी तो सामने उसने देखा फ्रिज खुला हुआ है और उसकी बेटी कश्यप फ्रिज के पास खड़ी है और एक बड़ी सी पानी की बोतल उसने हाथ में पकड़ी हुई है। कश्यप इतनी नफीस थी, हमेशा कभी भी उसने बोतल को मुंह नहीं लगाया था, वो गिलास में डाल के हमेशा पानी पीती थी। और माँ ने देखा वही कश्यप बोतल को खोले, उसने उसी के सामने, माँ के सामने भरी हुई पानी की बोतल जो थी 1.5 लीटर की, उसने उसका ढक्कन खोला और मुंह के साथ लगाया ऐसा कि सांस निकाले बगैर गाटा गाट वो सारी की सारी बोतल का पानी उसने अपने पेट में उंडेल दिया। सारा पानी देखते ही देखते वो पी गई और माँ को देख के फिर से उसने यूं मुस्कुराई जैसे कह रही हो आंखों ही आंखों में, और कुछ दिखाऊं? कि माँ फिर से भागती हुई शौहर को ढूंढती हुई आवाज़ें देती हुई कमरे तक पहुंची। शौहर ने बीवी को इस हालत में देखा और पूछा क्या हुआ, तो वो गिरी इस अंदाज में जैसे बोल ना पा रही हो, कांप रही हो। शौहर ने उसको पानी पिलाया, हौसला दिया। जब बेहतर उसने कहा क्या हुआ, तो उसने डरते डरते बताया कि ये हुआ है, बेटी अंदर इस तरह जकड़ी हुई थी, मुंह पे मकड़ी थी, और मैं जब बाहर भागी तो वो खड़ी फ्रिज में पानी पी रही थी। अंदर कश्यप थी या बाहर मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं मंजर देखी हूँ। बचाओ, हमारी बेटी जकड़ी गई है। वो दोनों मियाँ बीवी भागते हुए आए। बीवी डरी हुई थी, पीछे थी शौहर जो बाप था अपनी बेटी का, कश्यप का। भागता हुआ जब आया फ्रिज के पास तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, और जब अंदर गया तो उसने देखा कश्यप वहाँ सुकून से सो रही है। उसने बीवी को इशारा किया इधर आओ। जब बीवी करीब आई तो उसने इशारा किया, वो देखो सामने। उन्होंने देखा कश्यप सो रही है। वो चलता हुआ गया और अपनी बेटी के पास जाके कहा कश्यप मेरा बेटा, कश्यप कश्यप। जब उसने उसको कंधे पे हाथ लगाया बाप ने और उसको जगाया तो कश्यप ने आंखें खोल दी और कहा जी पापा। तो बाप फौरन समझ गया कि बीवी को कुछ धोखा हुआ है, कुछ वहम हुआ है। उसने कहा नहीं बेटा, मैं पूछने आया था किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उसने कहा नहीं पापा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा ओके बेटा सो जाओ। और वो बाहर निकल आया और बीवी से कहा क्या देखा है तुमने, तुम्हारा कहीं वहम तो नहीं है, तुम कहीं डर तो नहीं गई हो, क्या हुआ है, यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। और बीवी उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा वहम नहीं है, जो कुछ मैंने देखा है सही देखा है। तो उसने कहा जो मैंने देखा है फिर ये क्या है। खैर वो रात जैसे कैसे गुजर गई। अगले दिन कोई तकरीबन 12 बजे सुबह का टाइम था कि जब माँ दोबारा अपनी बेटी का पता करने के लिए गई तो कश्यप उठ के बैठी हुई थी और इस अंदाज में बैठी थी जैसे माँ का ही इंतज़ार कर रही हो। आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थीं और यूं अलर्ट होकर बैठी हुई थी। और जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला तो कश्यप के मुंह से एक मर्द की आवाज़ आई, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आज से कश्यप मेरी है। अब मैं कश्यप का हूं और कश्यप मेरी है। मैं कश्यप को किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुमने इसको किसी और से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको जला के
राख कर दूंगा, जाओ अब इस कमरे से। ये जो जुमले थे ये कश्यप कह रही थी, जबकि कश्यप तो मर्द की आवाज़ निकाल ही नहीं सकती थी। भारी भरकम जिस मर्द की थी वो यकीनन कश्यप के अंदर था जो बोल रहा था। वो डरती डरती फिर शौहर के पास गई, मुंह से कुछ बोल नहीं सकी, हाँपती कांपती खौफजदा गई और इशारा किया। शौहर फिर समझ गया, कुछ देख के आई। शौहर ने कहा फिर कुछ कश्यप के साथ हुआ? उसने कहा हाँ हाँ आओ। और वो अपने शौहर को लेकर जब अंदर पहुंची तो कश्यप अभी भी उसी अंदाज में बैठी थी, बताने के लिए जो अंदर था उसने कश्यप को बिठाया हुआ था। तो दोबारा से मुखातिब हुआ, इसको लेके आ गई, इसको भी बता दो अब कश्यप मेरी है और मेरी ही रहेगी, और अगर तुमने इसकी कहीं और शादी की तो मैं तुम सबको मार दूंगा, अब निकल जाओ मेरे कमरे से। और जैसे उन्होंने कहा तो दरवाज़ा खुद ब खुद, वो थोड़े से पीछे हटना शुरू हुए। उनको लग रहा था कि दरवाज़ा ऐसा ऐसा खुद से बंद हो रहा है। वो दोनों मियाँ बीवी दरवाजे से जैसे ही पीछे हुए, ज़ोर से दरवाज़ा जिस तरह किसी ने पीछे से मारा हो, दरवाज़ा बंद हो गया। अब बीवी शौहर को इशारों में कह रही थी कि मैं कल वहम नहीं थी, जो कुछ कह रही थी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था, अब समझ आ गई। शौहर के तो बाप के आसान ख़ता हो चुके थे कि वाकई ये तो सब सच है, क्या करें। तो उन्होंने कहा मेरे जहन में एक बंदा है, उसको बुलाते हैं। यकीनन सी बात है ये जो अंदर बोल रहा है ये भूत प्रीत है, ये इंसान नहीं है। हमारी बेटी पे इसने कब्जा कर लिया है, बुलाते हैं उसको और वो इसका इलाज करेगा। उन्होंने फ़ोन घुमाए, अपने ताल्लुकात घुमाए और यूं मुलाजिम एक ऐसे शख्स को जो दावेदार था कि वो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आमिल है, चिल्ले करने वाला है, उसको लेकर आ गए। उसको लेकर जब वो कमरे में आए और उसने आके कश्यप को देखा तो उस खबीस इंसान, जो शायद पहला वाक़या नहीं था, ऐसे बहुत सारे वाक़यात कर चुका था, जब लड़कियों के पास जाता था तो ललचाई हुई नज़रों से उनको देखता था। वो गरीब घराने की लड़कियां होती थी। फ़र्क आज ये था कि आज उसको एक अमीर घर के अंदर बुलाया गया था, एक अमीर ज़ादी के पास उसको खड़ा किया गया था। उसको बताया जा रहा था बेटी के साथ ये कुछ है। बेटी इस वक्त सो रही थी, उसको बाहर सब कुछ बता दिया गया था कि मियाँ बीवी ने क्या सुना था। एक रात पहले बीवी ने क्या मंजर देखा था, मकड़ी को बाहर पानी पीते हुए, और अगले दिन मियाँ बीवी ने देखा था तो उसको उसी वक्त ही बुला लिया था। उसने कहा चल के मुझे लड़की दिखाओ। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने लड़की को देखा, लड़की सो रही। वो समझ गया ये लड़की भी कोई ड्रामा कर रही है, शादी वादी का कोई चक्कर होगा। वो समझ गया कि ये भी वही केस है जिस तरह के वो केस करता आया था। उसने कहा मेरे लिए तो मसला ही नहीं है, इसका इलाज मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा जी आप पैसों की परवाह मत करें, हमारी लड़की ठीक कर दें। उसने कहा ठीक है दरवाज़ा बंद कर लें, लेकिन मैं आपको एक बात पहले कह रहा हूँ, आपकी बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी, अजीबो गरीब सी आवाज़ें आएंगी। कुछ भी वो जो अंदर शैतान है बहकाने के लिए, आप लोगों को भड़काने के लिए कहेगा दरवाज़ा खोल के अंदर जाओ, उसको मदद की ज़रूरत है, तुम लोगों ने अंदर नहीं आना। अगर तुम अंदर आए तो वो शैतान हो सकता है तुम्हारे ऊपर ही हमला कर दे, तुम्हारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। मैं जब उस शैतान को निकालने की कोशिश करूंगा तो वो 1000 ड्रामे खेलेगा। ऐसे ड्रामे अक्सर ये शैतान रचाते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, बहकाते हैं, और आपको लगेगा आपकी बेटी की मदद की ज़रूरत है। और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, अंदर आए, कोई शख्स भी अंदर आया तो वह शैतान बेटी से निकल के उसके अंदर चला जाएगा, जो मेरे लिए बहुत परेशानी की बात होगी। इसलिए बता रहा हूँ अंदर जो भी हो आप लोगों ने अंदर नहीं आना, क्योंकि वो बाहर आके जब ये बातें उनको समझा रहा था, उसके दिमाग में, उसके दिल में शैतान ललचा रहा था और उसको नज़र आ रहा था कि इससे पहले भी जो खेल खेलता आया था, लड़कियों की इज्जतें लूटता आया था, आज भी वो वही खेल खेलने जा रहा था। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी नहीं लगाई। वो भेड़ियों की निगाहों से, ललचाही निगाहों से देखता हुआ कश्यप की तरफ बढ़ा कि फिर से आज मुझे एक नई लड़की अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए मिलेगी। ये चीखेगी, अपने माँ बाप को बुलाओगी, ये मेरी इज्जत लूट रहा है, बचाओ मुझे इससे। और पहले ही वो ज़हनी तौर पर उनको तैयार करके आया गया था कि शैतान बहकाएगा, जो भी बोले आप लोगों ने अंदर नहीं आना। तो वो जानता था कि ये जो कुछ भी करे, पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका था, ये जो कुछ भी कहेगी वो अंदर नहीं आएंगे, वो अपना शैतानी खेल खेल सकेगा, अपनी जिस्मानी भूख मिटा सकेगा। जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और अपनी हवस भरी निगाहों से
उसने उसके गाल के ऊपर हाथ लगाया इस अंदाज में कि उसको हाथ लगा सके और आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े उतार के उसको बरहना कर सके और अपनी जिस्म की वहशी भूख मिटा सके। उसने उसके गाल पे हाथ ही रखा तो उसी वक्त कश्यप ने आंखें खोल दी, और जैसे ही आंखें खोली उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। और जैसे उसने आंखें खोली तो उसी वक्त कश्यप को या कश्यप के अंदर रहने वाले को पता लग गया कि ये भेड़िया इंसान किस नीयत से अंदर दाखिल हुआ है। तो वो ललचाई हुई नज़रों से कश्यप को देख रहा था। वहीं पे ही उसने गाल पे हाथ फेरते हुए जब देखा कश्यप की आंखें खुल गई हैं तो उसने कश्यप से कहा, अपने कपड़े उतार दो, आज उस शैतान को मैं मार डालूंगा, जल्दी करो, बस कपड़े उतारो। और उसी लम्हे वो अंदर वाला जो जिन था वो भी समझ गया, कश्यप भी समझ गई कि ये क्या चाह रहा है। तो उसी वक्त कश्यप ने उसी अपनी आवाज़ में कहा, तुम्हें अपनी भूख मिटानी है? उसने गर्दन हिलाई, हाँ मुझे अपनी भूख मिटानी है, अंदर कोई नहीं आएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ, सबको मैंने मुतमईन कर दिया है, तुम्हारा शैतान मैं निकाल दूंगा, जहाँ चाहती हो वहाँ तुम्हारी शादी भी करा दूंगा, जो तुम्हारी दिली ख्वाहिश है वो सारी पूरी करा दूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा सब कुछ होगा, बस मुझे खुश कर दो। उसके बाद मुझे पता है तुमने जो भी ड्रामा रचाया है वही तुम्हारी ख्वाहिश का कहूँगा, वही होगा जो तुम चाहती हो, बस मुझे खुश करो। उसी लम्हे कश्यप अपनी जगह से उठी और उसके बाद उसने उसको गिरबान से पकड़ा। और कश्यप जो इस लड़की के अंदर इतनी कभी ताकत नहीं होती थी कि किसी को हल्का सा धक्का भी दे दे, कि उसके अंदर इस वक्त इतनी ताकत थी कि उससे गिरबान से पकड़ के उसको ऊपर उठा लिया और उठा के उसने उसको ऊपर फेंक दिया। ऐसा फेंका कि वो हवा के अंदर लहरा रहा था और उसकी चीखों पुकार इतनी ज़ोर से थी, उसको क्या तकलीफ़ हो रही थी, क्या चीज़ें उसको मार रही थीं कि वो गोल गोल हवा के अंदर ही ऊपर घूम रहा था और पुकार रहा था, मुझे बचाओ, खुदा का वास्ता है मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा, खुदा का वास्ता मुझे मारो। उसको इतनी तकलीफ़ें हो रही थी, वो जो चीज़ भी उसको हवा में लहरा रही थी उसको साथ साथ मार रही थी, क्योंकि उसके मुंह से चीख निकलती, कराहता, उसको फिर कुछ थप्पड़ पड़ता, फिर वो कराहता, ऊपर गोल गोल घूमे भी जा रहा था हवा के अंदर, उसको थप्पड़ों की मुक्कों की बारिश हो रही थी जिसकी आवाज़ें आ रही थी, नज़र नहीं आ रहे थे। जब चीखो पुकार बढ़ गई तो अंदर क्या मंजर था दोनों मियाँ बीवी नहीं जानते थे, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था, वो तो कह के गया था कश्यप की आवाज़ें आएंगी, ये तो उसकी आवाज़ें हैं, वो जो आमिल था। तो माँ ने कहा, अंबर ने, चलो हमें देखना चाहिए। शौहर ने कहा, हाँ हाँ आओ हमें देखना चाहिए। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो उन्होंने देखा वो ऊपर हवा में गोल गोल घूमे जा रहा है, ठा दस डस ठा आ वो चीख रहा है, उसको मार पड़ रही है और वो गोल गोल घूमे जा रहा है। तभी अंबर के अंदर से वो जो था अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला, ये इज़्ज़त का लुटेरा है, ये इज़्ज़त लूटने आया था, इसने लड़कियों की भी इस तरह इज़्ज़त लूटी। और कह के मार के हंसना शुरू कर दिया। हंस तो कश्यप रही थी, आवाज़ उसी बंदे की थी, और घूमते घूमते उठा के इतनी ज़ोर से उसने उसको दीवार के अंदर पटका कि उसका सर ज़ोर से दीवार में लगा और वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। तभी वो जो बोल रहा था कश्यप के अंदर, उसने कहा, इसको उठा के ले जाओ कि इसको मैं अभी मार डालूं, ले जाओ इसको, बचेगा ये फिर भी नहीं, इस घर से ज़िंदा जाएगा, छोड़ूंगा मैं इसको फिर भी नहीं, इसने लोगों के साथ ज़्यादती की है। जल्दी से उन्होंने नौकरों को आवाज़ दी, उसको कहा उठा के ले जाओ, इसको फ़ौरन बाहर छोड़ाओ, कहीं हमारे ही गले ना पड़ जाए। उसी वक्त जैसे ही नौकरों ने उसको उठाया और बाहर लेके गेट खोला, उसको गाड़ी में डाल के कहीं लेके जाने लगे थे, तो उसी वक्त एक फ़कीर बाबा जो दरवाज़ा खोला, उसने उसको देखा तो उसने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, बाबा जी छोड़ो, हमें जल्दी हमें। उसने कहा, मुझे पता है जिस चीज़ की तुम्हें जल्दी है, ये कोई आमिल है, इसका लगता है हाल, ये कैसे हाल बना है? उसने कहा, इसको जिन ने मारा है। उसने कहा, कौन सा जिन? उसने कहा, अंदर जो बीबी जी के ऊपर है। उसने कहा, मुझे ले चलो। पता नहीं किससे उनके कैसे उनके दिल में कोई बात आई, उन्हें उसको गाड़ी में डाला और एक शख्स ने कहा, आए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। वो अंदर लेके उसको आए तो वो दोनों मियाँ बीवी चौंक गए और कहा, ये किसको अंदर ले आए हो? उसने कहा, जी पता नहीं, ये कोई अल्लाह वाला बंदा है, इसने मुझे कहा है अगर जिन है तो मुझे ले चलो, और ये अंदर आ गया। उन्होंने कहा, बाबा जी आप क्या करेंगे? ये तो कोई पढ़ा लिखा आमिल और पता नहीं क्या था पहुंचा हुआ, वो कुछ नहीं कर सका, आप क्या करोगे? उसने कहा, करना अल्लाह की ज़ात ने है बेटा, मैं एक वसीला हूँ, वक्त था यहाँ आने का, तो इस आने के वक्त में मैं यहाँ आया हूँ, वो ले आया है मुझे यहाँ, मैं खुद नहीं आया। कहाँ है मेरी बेटी? उसकी बातों में ऐसी मोहब्बत थी, उनसियत थी कि वो मुतासिर हुए रह ना सके और कहा, आइए। दरवाज़ा खोला तो सामने कश्यप
बैठी थी, लेकिन इस वक्त उसी की हाज़िरी थी, वही बोल रहा था। उस बुज़ुर्ग ने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो कशफ के अंदर जो था वो बोला वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान हो और इस मासूम के अंदर आगे हो, तुम्हें पता भी है हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारा इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि कलमा गो हो के, मुसलमान हो के इस नाजुक सी इस बच्ची के ऊपर तुम आ जाओ और जुल्म करो। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारे सलाम से ही मुझे अंदाज़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? तो वो जिन जो अंदर था बोला अशफर। अशफर मुसलमान। अशफर क्यों इस पे जुल्म कर रहे हो? अशफर क्यों इस मासूम सी नन्ही सी परी को जकड़ रखा है तुमने, इसके वजूद को तकलीफ दे रहे हो? तब अशफर ने बताया कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बहुत अरसे से इसको देखता था, इसकी वजह से मेरे घर वाले मरे हैं, मैं अब इसके साथ जुड़ चुका हूँ, अब ये मेरी है, मैं इसको किसी का नहीं होने दूँगा। आप आ गए, मैंने आपके सवाल का ज़रूर जवाब इसलिए दिया है कि आप अल्लाह के बंदे हैं। मैं आपसे कहूँगा आप मेरे मामले में दखल ना दें और चले जाएं यहाँ से। वो फ़कीर से बोला बताओ तो सही अशफर, मैं चला जाऊँगा, हुआ क्या था? तो अशफर ने बताना शुरू किया कि किस तरह ड्राइवर की गाड़ी आके इस दरख्त के साथ लगी है और उसके बाद आग लग गई है। उस दरख्त के ऊपर मेरे ख़ानदान का बसेरा था। उस गाड़ी के अंदर से जो पेट्रोल निकल रहा था उसके अंदर चिंगारी लगी, गाड़ी को जैसे ही आग लगी, वो सूखा हुआ दरख्त था, फ़ौरन उस पेट्रोल की वजह से उस दरख्त को भी आग लग गई। मेरे ख़ानदान के लोग दिन के टाइम सोते हैं, आपको पता है हम जिन्नात दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं। हम लोग सो रहे थे, मेरी ख़ानदान वाले सो रहे थे कि वो सारे जल गए। उसमें से मैं और एक दो और थे जो बच सके, बाकी सारे ख़ानदान वाले जल गए थे। इसने हम सबकी चीखने की आवाज़ें भी सुन ली थी। मैं इसको मार देता, लेकिन मैं इस पे बहुत पहले से फ़िदा था, इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसने मेरे घर वालों को जला दिया, इसकी गाड़ी ने जलाया। चाहिए तो मुझे ये था मैं इसको मार डालता, लेकिन इससे मैं प्यार करता हूं तो मैंने इसको मारा नहीं, बस यही फ़ैसला किया है। इसकी सज़ा यही है, मैं अब इसको हासिल कर चुका हूं, मैं ही इसके साथ रहूँगा। और बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा अशफर तुम इसको सज़ा के तौर पे मार देते, क्या तुम्हें नहीं पता इस मासूम ने, क्या तुम्हारी ख़ानदान के बारे में जानती थी, वो वहाँ पे मौजूद हैं? क्या इन्होंने जान के गाड़ी का एक्सीडेंट किया? जान तो इसकी भी जा सकती थी, इसका ड्राइवर भी जान से गया। अगर इसने जान के किया है तो ज़रूर उसको सज़ा देनी चाहिए। जब इस बशर को ये तक मालूम ही नहीं कि उस दरख्त पे तुम्हारे ख़ानदान का बसेरा था, उनका एक इंसान मर गया, उसके अंदर जल के राख हुआ, तुम इस मासूम को कैसे सज़ा दे सकते हो? अब बेहतर यही है, मैं तुम्हारी कहानी सुन चुका हूँ, इससे यही है, तुम्हें भी पता है कि इसका कोई कसूर नहीं है। अगर ये जानते बूझते कि यहाँ पे तुम्हारा बसेरा है और गाड़ी को टकराते, फिर तुम हक पे थे। अब बेहतर यही है, इसको छोड़ दो। अशफर बोला मैं आपसे कह चुका हूँ, चले जाए, नहीं तो मैं आपको नुकसान पहुँचा दूँगा। बुज़ुर्ग जैसे एकदम से मीठे से थे, जलाल में आ गए, एकदम गुस्से में, और कहा ए नासूर तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। होश के नाखुन ले, इससे पहले कि हमें जलाल आए, चला जा। और साथ ही आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पढ़ना ही शुरू किया था कि उसी अशफर की चीखें निकलने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसी चीखें वो मार रहा था जैसे उसका वजूद जल रहा हो। मेरा वजूद जल रहा है, मुझे माफ़ कर दो, रोको इसको पढ़ना, मेरा वजूद जल रहा है, हाय मैं मर गया। और वो चीखो पुकार करता जा रहा था। वो बुज़ुर्ग थोड़ी ही देर उन्हें पढ़ा और आंखें खोल दिया। वो जलाल में आ चुके। कहा अभी तो शुरू ही नहीं किया और तू हमें ही चल पड़ा धमकाने। माफ़ी मांग अल्लाह से भी, और तुम्हें हम जाने दे रहे हैं, और मेरे साथ वादा करके जा दोबारा किसी इंसान के अंदर नहीं आएगा, नहीं तो तू जान चुका हमारी ताकत का, अभी तुझे जलाकर भस्म कर देंगे। अभी तो आग भी नहीं लगाई थी, अभी तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, तू भस्म हो जाएगा। इतनी ही देर में उस अशफर जिनको उनकी ताकत का अंदाज़ा हो रहा था, जो चीखें मार रहा था, जल रहा था और कह रहा था मैं हर किस्म का वादा करने को तैयार हूँ, हर किस्म की कसम खाने को तैयार हूँ,
लेकिन इस वजूद के अंदर जो आग लगी है, इस आग को बुझा दीजिए, नहीं तो रोक भी दिया आपने मेरे वजूद में, अभी भी तपिश है, गर्मी है, मेरे वजूद में आग लगी है। उन्होंने कहा खाओ कसम, करो मेरे साथ वादा कि आज के बाद कभी किसी इंसान के अंदर नहीं आओगे। उसने एक वादा लिया उस बुज़ुर्ग ने, और उसने वादा किया। जब वादा कर लिया तो फिर से आंखें बंद की, पढ़ के, और आंखें बंद की और पढ़ते रहे, और पढ़ के फूंक मारी तो फूंक मारते ही अशफर के जिस्म के अंदर जैसे सुकून सा आ गया। वो जो भड़कती आग, तपिश महसूस हो रही थी, उसको सुकून आ गया। उसने कहा शुक्र खुदा का, मेरे जिस्म के अंदर सुकून आ गया है, मैं अपने वादे के मुताबिक जा रहा हूँ और आज के बाद कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा सिवाय एक शख्स के। तो वो बुज़ुर्ग एकदम से फिर चौंके, किस शख्स के? तुमने अभी हल्फ दिया। उसने कहा उस शख्स के जो आपसे पहले इस घर में आया था और वो इज़्ज़तें लूटता है, मैं उसको सबक ज़रूर सिखाऊंगा। तो बुज़ुर्ग बोले माफ़ करना ज़्यादा बेहतर होता है, उसको जान से मत मारना, सबक सिखाना। और उसके बाद उसने अस्सलाम वालेकुम कहा। बुज़ुर्ग ने कहा वालेकुम अस्सलाम। वो कैसे गया, सिर्फ दरवाज़ा बंद हुआ, कशफ के अम्मी अबू कमरे में ही मौजूद थे। उन्होंने देखा कि जब वो बाहर निकला तो नज़र कुछ भी नहीं आया सिवाय इसके कि जब उसने कहा खुद अस्सलाम वालेकुम, सलाम, निकलने से पहले सलाम करते अस्सलाम वालेकुम, तो बुज़ुर्ग ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उसी वक्त कशफ ने आंखें बंद की और जो बैठी हुई थी, हम कलाम थी, वो आराम से गिरी और तकिए पे उसका सर जाके लगा, और उसी वक्त दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और वो बाहर चला गया। तभी बुज़ुर्ग ने कहा अब बच्ची बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो, मुझे अल्लाह ने शायद इसलिए यहाँ से गुजारा था, आप बच्ची से बातें कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। तो अंबर फ़ौरन भागी अपनी बेटी कशफ की तरफ उसको देखने के लिए, कशफ मेरी बेटी कशफ। तो कशफ ने उसी वक्त आंखें खोल ली, और कशफ का बाप बोला आप ऐसे नहीं जा सकते, रुकिए थोड़ा सा तो हमें खिदमत का मौका दीजिए। तो उसी वक्त कशफ ने आंखें खोल दी, और आंखें खोल के माँ को देखा, और एकदम से उस बुज़ुर्ग पे जैसे निगाह पड़ी तो ऐसे देखना शुरू होगी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। जब काफ़ी देर कोशिश करती रही, फिर एकदम से उसको याद आया आप वही है ना जिन्होंने कहा था मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दें। तो उस बुज़ुर्ग ने ऐसे गर्दन हिलाई और कहा हाँ वो मैं ही हूँ जिसने कहा था भूखा हूँ, खाना खिला दो, और तुमने बड़े नोट थे मेरे हाथ में रख दिए थे। तो उसके बाप ने कहा मैं आप जितने पैसे कहेंगे मैं आपको पैसे दूंगा। तो उसने मुड़ के कशफ के बाप की तरफ देखा और कहा उस वक्त भी हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, हमारा पैसों से क्या लेना देना, इस बच्ची को आजमाना था। सवाली बन के हाथ फैलाया, पता था इस बच्ची के बारे में, तो इसने जो इसकी नेचर थी इसने निकाल के दे दिया कि ये कागज़ के टुकड़े हमारे किस काम के। लेकिन उसी वक्त मैंने इसको दुआ दी थी, मुझे पता था मुश्किलात आनी है इस बच्चे पे, क्या आनी है रब बेहतर जानता है। मैंने माथा पढ़ के कहा था अल्लाह इसकी मुश्किलात को दूर करे, लेकिन मैं नहीं जानता था खुदा इस तरफ मेरी ड्यूटी लगाएगा कि मैं इस घर के पास आऊँगा और इस बच्ची को इस तरह करूँगा। ये मेरी आखिरी मुलाकात है, फिर कहाँ मुलाकात होगी। कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं लिया, बच्ची के सर पे हाथ रखा, उसको दुआएं दी और वो चले गए। दोबारा उनकी कभी भी कशफ या उसकी फैमिली से मुलाकात नहीं हुई। कशफ उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई, उसको सारे हालात भी याद थे, बातें भी याद थी, उसको बता भी किया, लेकिन वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अब उसको फ़िक्र थी राजा की, राजा मिन्हास की, कि उसको तो मैंने टाइम दिया था मिलने का, लेकिन मेरे साथ तो ये वाक़यात हो गए, अब क्या होगा। अपनी माँ बाप की मोहब्बत को भी वो देख चुकी थी। उसने राजा मिन्हास से जब राब्ता किया तो उसको पता लगा कि वो वाकई एक बुज़दिल शख्स था, वो मिलने नहीं आया था। फ़ोन करते ही उसने पहला जुमला कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं आ सका। अभी तो उसने पूछा तक भी नहीं था कशफ ने कि तुम आए थे नहीं आए थे। वो डरी हुई थी, अपना सब कुछ उसको बताना चाहती थी जो उसके ऊपर बीता था, लेकिन वो पहले ही बोल पड़ा कशफ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ सका। वो शायद पहले ही इतना शर्मिंदा था। साथ ही कशफ को लगा जो आया नहीं, मैं इसको अपने दिल का हाल सुनाने जा रही हूँ, इससे इतना प्यार करती हूँ, इनकार करने ही आ जाता। मेरे ऊपर क्या बीती, ये कैसा मेरा आशिक है, कैसा मेरा प्यार है, मेरे ऊपर क्या बीती, इसने मेरा पता तक भी नहीं किया। ऐसा दिल से वो कहती है मेरे उतरा कि मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया। आगे वो क्या कहना चाह रहा था कशफ कहती है मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। शायद बुजुर्ग ऐसी दुआ दे गए थे, क्या कर गए थे कि वो शख्स उसके दिल से ही उतर गया। फिर उसके बाद कशफ ने अपनी ज़िंदगी गुजारी एक
बच्चे हुए उसके, लेकिन शायद वो जो जाने वाली हस्ती उसके सर पे हाथ रख के गई थी, जानती थी कि इसकी शादी किससे होगी। ऐसा ही हुआ, रिश्ता आया, कश्यप ने भी हाँ कह दी और वालिदैन को भी बहुत अच्छा लगा। तो वो कश्यप के लिए एक बेहतरीन शौहर साबित हुआ और कश्यप ने उसके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजारी। ये कहानी मुझे भेजी गई, शाहजी ने भेजी, और ये कहानी मैंने आपको सुना दी। बुज़दिल था वो राजा, काश वो अगर चला जाता और वो ना आती तो वो मजबूर हो के उसको फ़ोन करता और पूछता कि तुम क्यों नहीं आई, मैं तो आ गया हूँ। और जब वो वहाँ पहुँच जाता तो वो यकीनन उसको ना पाता तो उसको फ़ोन करता, तब उसको पता लगता उसके ऊपर क्या बीती है। तो वो ज़रूर उसके घर पहुँचता, उसके दिल से ना उतरता। लेकिन इससे भी अहम बात यह है, अल्लाह बेहतर जानता है कौन किसका है, कौन किसके लिए बेहतर है। वो शायद उसके लिए बेहतर नहीं था। ये रब की बातें हैं, रब ही जाने, राज की बातें हैं। ये थी जी कहानी जो आप लोगों ने, शाहजी ने मुझे भेजी, मैंने आपको सुनाई। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा। कहानी को आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना, कहानी को लाइव यूट्यूब पे ही सुनना है ताकि ऐड जो होती हैं वो भी चल सकें। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं बाहर मुल्कों से ऐड बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं नहीं लगाता जी, यूट्यूब लगाता है। तो आप उसके लिए बहुत कम कीमत पे प्रीमियर मिलता है, जिसमें ऐड, कोई भी प्रोग्राम देखेंगे, मेरा नहीं, कोई भी आप प्रोग्राम देखेंगे उसमें ऐड नहीं चलते। तो आप प्रीमियर ले लें, यूट्यूब प्रीमियर, तो उससे आपको ऐड से बच जाएंगे और आप प्रोग्राम आराम से सुन सकेंगे। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरी फैमिली हैं, इसको डाउनलोड ना किया करें, और ऐड के बगैर देखना चाहते हैं तो आप प्रीमियर ले लें, वरना यही ऐड होते हैं जो हमारी इनकम होती है, ये मेरी नहीं होती। बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ, उन ख़ानदान के लोगों को ये पैसा जाता है। आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है पाकिस्तान का कोड 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ उर्दू में, 009316655500। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पाकिस्तान से ये नंबर डायरेक्ट मिलाएंगे 0313665500। व्हाट्सएप पे आप कहानी मुझे कैसे भेजेंगे, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में आप वॉइस मैसेज भेजें या लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपका होना चाहिए स्टोरी, STORY, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में स्टोरी लिख सकते हैं, या फिर OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS भी लिख सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ ढेरों सवालात के मैसेज होते हैं, वहीं पे मैं पहले देखता हूँ स्टोरी या OCS लिखा हो तो उन मैसेजेस को सबसे पहले खोलता हूँ, खोल के हॉरर स्टोरी नंबर फलां फलां लिख के सेव कर लेता हूँ, और जैसे आपकी कहानी का नंबर आता है तो उसको प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ। आज की OCS से मज़र मेरे को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।